हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स और 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके ऑलरेडी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 4 और 7 मार्क्स में आते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस भी होंगे, थ्योरेटिकल बेस भी होंगे और साथ साथ आपके किरण आरेख पर बेस भी होंगे। तो अगर आप उस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और हाँ, आप लोग जरूर से जरूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं ये जो पीडीएफ और क्वेश्चंस है वो मैं वहां पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको लगाने में वहां पे हेल्प मिल जाएगी। और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपके जो भी एग्जाम होने वाला है आपका 4 अप्रैल को, उसमें 101% जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से उत्पन्न वैद्युत धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहां पे पहले बात करना हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से क्या होता है कि किसी भी सर्किट में एक धारा उत्पन्न होती है, जिस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण धारा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका इफेक्ट हो रहा है, जो परिघटना हो रही है, इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको पता है कितने 2 नियम होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे के 2 नियम। और फैराडे ने ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को दिया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 जो नियम है वो नियम आपको लिख लेना है। 2 नियम क्या है यहाँ पे। पहला जो नियम है वो ये बोलता है कि कोई भी अगर आपके पास क्या है सर्किट है या आपके पास परिपथ है, तो उस परिपथ में जब आप क्या कहते हैं वैद्युत जब चुंबकीय फ्लक्स में जब आप किसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका फॉर्मूला लिखते हैं E होता है आपका d∅/dt, जिसमें d∅ का मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होती है वो हमेशा विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यही क्या है, फैराडे का प्रथम नियम हो जाएगा। ठीक है, इसी साथ साथ जो फैराडे का द्वितीय नियम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। ठीक है, ये फैराडे के द्वितीय नियम से भी आता है, साथ साथ इसको अलग से लेंज के नियम से पूछा जाता है। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि जो भी धारा उत्पन्न होती है वो उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण की वजह से वह उत्पन्न होती है। मतलब कि जो इंसान जिसकी वजह से आता है वो उसी का अपोज करता है, विरोध करता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी आपकी प्रेरित धारा है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से आ रहा है, लेकिन क्या करेगा, ये इसी का विरोध करेगा। ठीक है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, 2 नियम हो जाएंगे। ये 2 नियम आपको याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये हर साल बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन इसके साथ लगा हुआ है, वो है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो क्या करेंगे आप लोग, इस तरह से आप लोग एक दाएं हाथ बना लीजिएंगे। ये एक फ्लेमिंग का मैंने सिंपली दाएं हाथ का बना दिया। ठीक है, इस दाएं हाथ को देखिए, जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फिंगर है, ये आपका थंब हो गया, अंगूठा हो गया, ये आपकी फर्स्ट फिंगर हो गई और ये आपकी क्या हो जाएगी, मिडिल फिंगर हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो आपका फर्स्ट फिंगर होता है अंगूठा, ये अंगूठा क्या दिखाता है, ये अंगूठा आपको दिखाता है मोशन को, मतलब कि गति को दिखाता है। किसको, गति को। ये जो आपकी सेकंड जो उंगली होती है, यानी जो फर्स्ट मतलब अंगूठे के बाद जो फर्स्ट उंगली होती है, ये आपको दिखाता है किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को। और जो आपका ये नीचे जो आपकी उंगली होती है, मिडिल फिंगर जो होती है, आपके बीच वाली उंगली होती है, ये किसे दिखाता है, धारा को। किसको, कौन धारा, प्रेरित धारा। तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ के नियम के अनुसार यूज करके हम लोग जो भी यहाँ पे धारा उत्पन्न होती है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की वजह से जो भी धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा को निकालते हैं। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन हो गया, अनुप्रयोग हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि ये तीनों ही जो उंगलियां होंगी ये क्या होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। ठीक है, 90 डिग्री पे अरेंज कर लेंगे, तो उस केस में जो आपका अंगूठा हो जाएगा वो आपका किसको दिखाएगा, गति को दिखाएगा। गति किसके, यदि आपका या तो परिपथ गति करेगा या तो आपका चुंबक गति करेगा। ठीक है, जो भी गति होगी वो गति को दिखाएगा अंगूठा। फर्स्ट फिंगर जो होगी वो किसको दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, और जो आपकी बीच वाली उंगली होगी वो किसको दिखाएगी, प्रेरित विद्युत धारा को दिखाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। ठीक है, तो आपको डायग्राम बना के इसको पूरी तरह से वर्णन करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है,
तो आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो गया। याद रखिए डायग्राम में जो तीनों जो फिंगर्स थी वो कितने पे थे, 90 डिग्री पे थे। ये भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क से पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको इसे दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए इस तरह से फिंगर होंगी, ठीक है, जहां पे अंगूठा, फर्स्ट फिंगर और जो मिडिल फिंगर होगी, तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तीनों क्या होंगे, आपस में लंबवत होंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जहां पे आपका परिपथ दिया है, उस परिपथ में आपको क्या है, बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं और एक बैटरी लगी हुई है। इस परिपथ में आपको क्या करना है, कुल प्रतिरोध तथा कुल विद्युत धारा निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, पहले मैं यहां पे डायग्राम बना लेता हूं। देखिए यहां पर आप साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तभी आपको यहां पर समझ में आएगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को जरूर करिए, ठीक है। ये यहां पे क्या है, आपके चार प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। पहला जो प्रतिरोध है कितने का है, 2 ओम का है। ये वाले आपके 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है। ये तीनों आपके 3-3 ओम के, ठीक है। इसको हम यहां से बना देंगे। यहां पे आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और इस तरह से आपका पूरा परिपथ बना हुआ है। बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की बैटरी है और यहां पे इस तरह से एक धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब आपको यहां पे निकालना क्या है, कुल प्रतिरोध निकाला। पहले हम बात करें कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका श्रेणी क्रम का, एक होता है आपके पास समांतर क्रम का। आपको दोनों फॉर्मूले मैं बता देता हूं। पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R = होता है R1 + R2 + R3, ठीक है। जहां पे अगर आपको याद रखना, जहां पे भी कहीं पे श्रेणी क्रम में आपके प्रतिरोध जुड़े होंगे, वहां पे अगर आपको कुल प्रतिरोध निकालना है तो आप वहां पे क्या करेंगे, इस तरह का फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर बात करते हैं समांतर क्रम की, तो वहां पे आपका फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 2 फॉर्मूले हो जाएंगे। ये होगा आपका श्रेणी क्रम के लिए, ये हो जाएगा समांतर क्रम के लिए। तो पहले हम यहां पे देखते हैं। तो ये देखिए आपको तीनों देख रहे हैं, इन तीनों को आपको ध्यान से देखिए किस फॉर्म में, ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। समांतर क्रम में कैसे लगे हुए हैं, आप देखिए हर प्रतिरोध का जो आपका जो पहला पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, यानी प्रारंभिक बिंदु है, वो क्या है, समान है। देखिए इसका प्रारंभिक बिंदु, इसका प्रारंभिक बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु, और इसका अंतिम बिंदु, इसका अंतिम बिंदु और इसका अंतिम बिंदु, सब क्या है, एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं। तो इस तरह के जो आपका अरेंजमेंट होता है, ये आपका क्या होता है, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग सीधे 1/R का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो कर लेते हैं। तो 1/R = क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3। एलसीएम ले लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा 3, कैंसिल कितना आ गया 1, यानी R कितना आ गया आपका 1 ओम, ठीक है। तो यानी हमने क्या किया, इन तीनों को सॉल्व किया अभी हमने, ठीक है। तो हमारा कितना है 1 ओम आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए जब आप तीनों को सॉल्व कर लोगे तो ये जो आपको 1 ओम आएगा, ये वाला जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 2 ओम के साथ किस में जाएगा, श्रेणी क्रम में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लगाते हैं फॉर्मूला। फिर यहां पे देखिए R = क्या हो जाएगा, यहाँ पे R बोला है जिसको हम R' बोल देते हैं, ठीक है। R' क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1 ओम प्लस जो आपको दूसरा यहां पे लगा हुआ है, कितना है यहाँ पे 2 ओम, तो 2 ओम लग जाएगा। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, यहां पे हम लगा रहे हैं ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है, श्रेणी क्रम का, ठीक है। तो यहां पे R' कितना हो गया आपका 3 ओम, यही क्या हो जाएगा आपका कुल प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कुल धारा निकालना है, जो प्रवाहित होने में धारा निकालनी है। तो आपको यहां पे क्या करना है, ओम का नियम याद रखना है। ओम का नियम क्या कहता है, I = होता है V/R। ये आपका है ओम का नियम, जहां पे V होता है विभवांतर और R होता है प्रतिरोध, ठीक है। आपको यहां क्या करना है, V की जो वैल्यू को पुट कर लेना है। तो V की वैल्यू कितनी यहां पे 6 वोल्ट, तो यहां पे कितना 6 हो जाएगा, और R कितना दिया हुआ है 3, जो हमने कुल प्रतिरोध निकाला वही क्या हो जाए आपका यहां पे R हो जाएगा, ठीक है, या R' बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका 3 हो जाएगा, भाग करें कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहां पे जो आपकी प्रवाहित धारा हो जाएगी वो आपके 2 एम्पियर हो जाएगी, और कुल प्रतिरोध आपका यहां पर 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर महसूस हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको मेंशन करिएगा, ताकि मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दे दूंगा, ठीक है। बट साथ साथ आपको लगाते रहना है। यहां पे आपके बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली आपको लॉन्ग में ही पूछा जाता है, यानी आपका या तो 4 मार्क्स में आएगा या तो सीधे सीधे 7 मार्क्स में आता है। और ये प्रीवियस कई सालों से ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में हिट कर रहा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आपको यहां पर थ्योरी का ऑप्शन मिलता है तो आप थ्योरी क्वेश्चन को छोड़ के आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को आप करिएगा, आपको 100% फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आप लोग के साथ साथ पढ़ते रहिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक कार्यालय में 9 वॉट के 10 एलईडी बल्ब हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूं। तो यहां पे आपके पास लिखा है 9 वॉट के 10 बल्ब हैं,
ठीक है। तो ये 9 वॉट है, ये क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो ये आपका वॉट होता है किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोला उसने कि प्रतिदिन 4 घंटे तक जल रहे हैं, यानी कि ये जो बल्ब है कितने घंटे चल रहे हैं? 4 घंटे। ऐसे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है 60 वॉट के 5 पंखे। तो यहां पे 60 वॉट के आपके पास पंखा, एक पंखा जो है वो 60 वॉट का है, और ऐसे आपके पास कितने पंखे हैं? 5 फैन हैं। ठीक है, और वो कितने घंटे चल रहे हैं? यहां पे लिखा हुआ है 12 घंटे। 12 घंटे। इसके बाद लिखा हुआ है 100 वॉट का एक रेफ्रिजरेटर भी है। तो यहां पे लिखिए 100 वॉट है, और एक आपके पास क्या है? फ्रिज है। तो एक आपके पास क्या हो जाएगी? फ्रिज हो जाएगी। ठीक है, और जो फ्रिज है वो कितना चल रही है? वो 24 घंटे चल रही है। कितना? 24 घंटे चल रही है। इसके बाद यहां पे 1.5 किलो वॉट का एक एयर कंडीशनर, मतलब एसी लगा हुआ। कितना? 1.5 किलो वॉट का। तो आप याद रखें 1.5 किलो वॉट का मतलब क्या होता है? 1.5, और यहां पे क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका वॉट में बदल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसको वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसी का। ठीक है, तो लगभग मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा आपका? 1500 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको धीरे देते हैं 1500 वॉट। तो 1500 वॉट का आपके पास क्या? एक एसी है, 1 एसी है, जो आपका कितना चल रहा है? ये आपका चल रहा है 10 घंटे। 10 घंटे। ठीक है, इसके साथ लिखा हुआ कार्यालय में एक माह में कितनी ऊर्जा व्यय होती है? आपको ये निकालना है, कितनी कुल ऊर्जा व्यय हो रही है वो निकालना है आपको। और साथ साथ ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि एक यूनिट का जो आपका मूल्य है वो कितना है? आपका 4 रुपए है। एक यूनिट का मूल्य 4 रुपए है, तो कुल कितना खर्चा हो रहा है, मतलब पूरे जो महीने का जो खर्चा है बिल का, वो कितना आ रहा है, आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा जाता है, तो आपको मेथड याद रखना। ठीक है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है? ऊर्जा का फॉर्मूला यहां पे होता है W होता है P × T अपॉन 1000, और ये होता है D। मतलब P क्या है? पावर, मतलब सामर्थ्य या शक्ति जिसको बोलते हैं। T क्या है? समय, कितने समय तक चल रहा है, और यहां पे डे क्या हो जाए? कितने दिन तक हो रहा है, कितने दिन तक आपको निकालना है। ठीक है, और अपॉन 1000 यहां पर फॉर्मूले में ही पूछा जाता है। याद रखना है यहां जो पावर यूज करेंगे वो हमेशा किस में होनी चाहिए? वॉट में होनी चाहिए। टाइम हमेशा घंटे में होगा, टाइम कभी भी सेकंड में नहीं होगा। तो ये बहुत लोग गलतियां करते हैं, आप लोग गलती मत करिएगा। इस फॉर्मूले में पावर वॉट में होगा, और टाइम जो होगा वो किस में होगा? घंटे में होगा। ठीक है, और डे यहां पे दिन, जितना दिन बोलेगा, एक दिन बोला तो एक दिन, या 2 दिन, या महीने में जितना दिन बोलेगा उतना दिन आपसे यहां पे रख देंगे। ठीक है, तो रखते हैं। तो ये आपका क्या है? ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है, और यही जो ऊर्जा होती है क्या होती है? आपकी एक यूनिट के बराबर भी होती है। तो आपको याद रखना है यही आपकी क्या होती है? आपकी वैद्युत ऊर्जा का सूत्र भी है, और यही आपका क्या है? यूनिटों की संख्या का भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे देखेंगे हर एक की जो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करके तब लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे पहली बात तो 9 वॉट के कितने बल्ब है? 10 वॉट बल्ब है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9 × 10, ये क्या हो जाएगा? आपका पावर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसे क्या करेंगे? टाइम से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने से? टाइम से। ठीक है, तो ये कितना घंटा चल रहा है? 4 घंटे। तो क्या हो जाएगा? 9 वॉट के 10 बल्ब और 4 घंटे। तो ये आपका हो गया बल्ब का हो गया। अब क्या करेंगे? प्लस कर दीजिए इसको। अब 60 वॉट के 5 पंखे। ठीक है, तो क्या होगा? 60 वॉट के 5 पंखे, और कितने घंटे चल रहे हैं? 12 घंटे। तो 12 हो जाएगा, प्लस फिर यहां पे 100 वॉट की एक फ्रिज है, तो 100 वॉट की आपकी एक फ्रिज है, तो 1 को आप ना लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 24 घंटे चल रही है, तो यहां पे हो जाएगा 24। फिर प्लस 1500, ये आपका कितना था? 1500 वॉट की एसी थी, तो 1500 वॉट की एक एसी थी, कितने? 10 घंटे। तो 1500 यहां पे गुणे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहां पे क्या दिन से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये जो आपने पूरी पावर लिख ली यहां पर, पावर और टाइम ये आपने पूरा लिख लिया यहां पर, पावर और टाइम। अब क्या करना है? इसको आपको दिन से, दिन कितने यहां पर है? 30 दिन है। ठीक है, अगर यहां पे देखिए जनरली क्वेश्चन में या तो दिन दिया रहता है कि कौन सा महीना है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल है, तो आप उतने दिन का यूज करेंगे। बट अगर आपको दिन नहीं दिया है तो आप 30 दिन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, क्योंकि यहां महीना तो बताया नहीं क्या है, तो मैंने यहां पे 30 दिन यूज कर लिया है, और डिवाइड करें किससे? 1000 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर सॉल्व कर लीजिए, आप लोग साथ साथ सॉल्व करते रहिए। यहां पर कितना हो जाएगा? 9 × 4 = 36, और 10 है 360, तो यहां पर जाएगा 360, प्लस यहां पे आप कितना हो जाएगा? 12 × 25 = 60, और 60 और 60 कितना हो जाएगा? 3600, तो हो जाएगा यहाँ पे 3600, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? 2400, यानी 2400 हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे तो आपका इसलिए कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। और कितने दिन है 30 दिन, डिवाइड करें किससे 1000 से। अब क्या करना है इसको जोड़ लेना है, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15, 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 0, यहाँ पे कितना कर लेंगे 4 और 2 कर लेंगे, फिर यहाँ पे 2 0 6 3 कर लेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 0 6 4 6 4 10, 3 13 का 3 हासिल 1, और 4 2 6 5 11 का 1, और ये 2 21 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कही, सबको जोड़ लिया, कितना है आपका 21 360, 21 360 गुणे 30, और यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना बचा 21 36 बटे 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैसे करना है इसके बाद 21 36 गुणे 3 लिखा हुआ, लिख देते हैं 21 36 गुणे 3 बटे 10, 0 हटाने के यहाँ पे एक बार पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आएगा 2 1 3.6 गुणे 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, और 3 दूनी 6, एक क्या पॉइंट लगा दें तो आपको कितना हो जाएगा 640.8 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा किलोवाट आवर, ये आपकी क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। मतलब कि जो आप एनर्जी लिखेंगे, ऊर्जा लिखेंगे, कितनी ऊर्जा व्यय हुई, तो क्या लिखेंगे आप लोग 640.8 किलोवाट आवर जब ऊर्जा लिखेंगे, और यूनिटों की संख्या भी कितनी हो जाएगी आपकी 640.8 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कुल कितना खर्चा हुआ। तो आपको पता है कि एक यूनिट का जो प्राइस दिया हुआ कितना है 4 रुपए दिया था, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम निकालेंगे कुल व्यय। तो कुल व्यय कैसे निकालेंगे 640.8 गुणे 4 रुपए, बिकॉज एक यूनिट का प्राइस 4 रुपए था, तो आपकी 640.8 यूनिट आ रही है। तो अब क्या करेंगे आप लोग उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके जो अभी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की आप लोग 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज हर साल आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका क्या है, ऑप्टिक्स का है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किरण आरेख है, जो आपको 6 केसेस होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आप उसको ध्यान से देखिए कैसे बनाना है इसका डायग्राम, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, यहां पहले आप लोग क्या करेंगे, एक आप लोग मुख्य अक्ष बना लेंगे, और ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। यहां मैं हाथ से बनाऊं, बट आपको नाप के बनाना हर चीज को, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा ध्रुव हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फोकस, और जस्ट जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी पर यहां पे क्या हो जाएगा आपका सी होगा। याद रखिएगा ये दूरी और ये दूरी क्या होगी हमेशा बराबर होगी, तो आप ये नाप के बनाइएगा। अगर आपने नाप के नहीं बनाया है तो आपका वहां पर सीधे वहां पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नाप के हर चीज बनानी है, ठीक है। अब क्या रखा है, बोला गया है कि ध्रुव और फोकस के मध्य में कोई बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, कहीं पर रखी हुई है, मान लीजिए कि आपकी ए बी एक वस्तु हो गई, ठीक है। पहले जो इससे रेखा होगी, पहला जो इससे किरण आरेख होगी वो क्या होगी, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से जाती है, वो हमेशा फोकस से जाती है, यानी कि हो गई आपकी फोकस से सीधी चली गई। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। याद रखिएगा जब भी हम लोग दर्पण से पीछे बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा डॉटेड लाइन बनाते हैं, कभी भी आप कंप्लीट लाइन नहीं बनाएंगे, वरना वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से सीधा मैं पहले कर लेता हूं, ठीक है। ये आपकी यहां से गई सीधी फोकस से, इस तरह चली गई, ठीक है। ये आपकी बन गई यहां पे फोकस से। अब दूसरी जो आपकी जो रेखा होगी, दूसरी जो आपकी किरण होगी, दूसरी किरण कहां से जाएगी, तो दूसरी किरण आपकी जाएगी सी से, तो सी से चली गई यहां पे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ये दो रेखाएं यहाँ पे क्या दूर हट रही हैं, मतलब ये रेखाएं यहाँ पे कभी भी नहीं मिलेंगी। तो क्या करेंगे हम लोग, इन रेखाओं को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहां से पहले यहां से सीधा आपका जाएगा, और फिर आगे जाके एक बिंदु पर ये दोनों रेखा क्या होंगी, आपस में मिल रही होंगी। तो जिस बिंदु में दो रेखाएं मिलेंगी वहां पे क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसको हम लोग ए डैश और बी डैश बोल देंगे। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे जो वस्तु बनती है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब का आपको प्रकृति भी जरूर लिखना है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो ये प्रकृति कैसी हो जाएगी, बिकॉज दर्पण के पीछे बन रही है, तो ये क्या होगी, हमेशा आभासी होगी। तो आभासी हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। सीधा है और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आवर्धित बोलते हैं, आवर्धित। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका प्रकृति हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से डायग्राम बना लेना है और इसको इस तरह से लिख लेना है।
अगला क्वेश्चन आपका लेंस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये आपको किरण आरेख खींचना है और इसकी प्रकृति को बताना और इसकी स्थिति को भी बताना कि कहां पे बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए सेम चीज यहां भी करेंगे, पहले आप लोग मुख्य अक्ष बना लेंगे और ये आपका एक बन जाएगा उत्तल लेंस। तो ये आपका हो गया उत्तल लेंस हो गया। अब यहां पे जो उत्तल लेंस का जो मध्य बिंदु होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, सॉरी वक्रता केंद्र नहीं बोलेंगे, इसको प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। ठीक है, और वक्रता केंद्र जो होता है वो आपका क्या होता है, सी होता है, जो कि आपका यूज होता है दर्पण में। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए दो तरफ क्या करेंगे आप लोग, दो फोकस F1 और F2 को बना देंगे। याद रखिएगा दोनों दूरियां क्या होंगी, हमेशा समान हो जाएगी। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि मान लीजिए ये क्या है आपका पहला वाला जो फोकस जो है मुख्य फोकस, इस पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, जो वस्तु क्या है आपने A और B बोल दिए। अब इससे क्या करना है, आपको किरण आरेख बनाना है। तो मान लीजिए पहली जो रेखा है वो क्या है, प्रिंसिपल अक्ष मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने पर जो किरण होगी वो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से, यानी दूसरा जो फोकस वहां से होके जाएगी। तो ये रेखा आपकी इस तरह से चली गई। अब यहां पर जो दूसरी रेखा है, दूसरी जो किरण होगी वो कहां से जाएगी, हमेशा आपके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, यानी प्रकाशिक केंद्र चली गई। याद रखिएगा जो आपके दोनों जब प्रकाशिक केंद्र से कोई रेखा जाती है तो वो हमेशा क्या होती है, सीधी चली जाती है, यानी कि ये जो रेखा होगी वो क्या होगी आपकी एकदम सीधी चली जाएगी। अब यहां पे देखिएगा दोनों जो आपकी रेखाएं होंगी, जो आपने यहां पे दिखा रहे दो रेखाएं, ये हमेशा क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। ठीक, कैसी होंगी, समांतर, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहां इसका मतलब ये हुआ कि दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इसलिए यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, अनंत पर। कहां बनेगा, अनंत पर। तो याद रखिएगा जब भी वस्तु किसी फोकस पे होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत पर। और इसका जो आपको वो लिखना है, प्रकृति लिखनी है। याद रखिए दोनों रेखा समांतर होंगी। ठीक है, आप जब डायग्राम से बनाएंगे प्रॉपर्ली नाप कर तो ये आपकी हमेशा समांतर ही आएंगी। ठीक है, अब प्रकृति के बारे में बात करते हैं। प्रकृति क्या हो जाए आपका यहां पर, सबसे पहले तो यहां पे हो जाए आपका वास्तविक, उल्टा और अत्यंत आवर्धित। अत्यंत आवर्धित, ये आपका क्या हो जाए, इसकी प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है और अनंत पर प्रतिबिंब बना ये भी आपको लिख देना है। ठीक है, आई होप आपको कराए हुए आज सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बचे हुए हैं जिसको हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। पार्ट 3 जहां पे जो होगा वो आप देखिए, ये जो पहले वीडियो में अपलोड किया था जहां पे मैंने आपको एक पूरा मॉडल पेपर कराया था वो आपका पार्ट 1 है। ठीक है, उसका आप पार्ट 1 कंसीडर कर सकते हैं। आज जो वीडियो उसको आप पार्ट 2 कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे हम लोग 4 और 7 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं और ऐसे 4 और 7 नंबर के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिएगा, या फिर आप जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर में आप व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।